Assalamu alaikum Khawateen wa Hazrat. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you from the platform of KIP CSS. Today we have Ms. Nida Khatak who has been allocated to the Office Management Group in CSS 2024. Thank you so much ma'am for joining us today. नहीं थैंक यू थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आपका कोई सीएसएस से रिलेटेड बैकग्राउंड था या इंग्लिश का बैकग्राउंड था, अपना थोड़ा सा एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उसके साथ साथ एमफिल किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। उसके साथ मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी है इन द सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। वहाँ पर एज अ रिसर्चर मैंने 2 साल काम किया है। तो मीनवाइल मैंने अटेम्प्ट्स भी दिए हैं, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, एंड इट इज़ माय नाउ माय थर्ड अटेम्प्ट। राइट। जी। अच्छा, सो कहते हैं कि इंग्लिश इज द हार्डेस्ट नट टू क्रैक इन सीएसएस यूजुअली, एंड इन योर केस एज वेल वी सॉ कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में एसे वाज द प्रॉब्लमैटिक एरिया, या थोड़ा सा इट वाज लो स्कोरिंग, या उस तरह से आप वो नहीं कर सकी। तो एसे या इंग्लिश के हवाले से सीएसएस में कितनी इंपॉर्टेंस है अच्छी अंग्रेजी की, सही अंग्रेजी की, एंड व्हाट डिड यू रियलाइज कि इंग्लिश और एसे के हवाले से किन चीजों को मैंने ख्याल रखना है ताकि मैं या कोई भी बंदा इस चीज को आराम से थ्रू कर सके। अच्छा, इंग्लिश ऐसे की जब हम बात करते हैं ना, बिकॉज आई थिंक वो ज्यादातर 99% फेल्योर का बाइस बनता है। कैंडिडेट ज्यादातर ऐसे में ही ऐसे या प्रेसी एग्जैक्टली अब उसमें फेल होते हैं कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को लगता है कि शायद इशू ये है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। मैंने जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश ऐसे फेल किया था तो उसके साथ मेरे इंग्लिश लिटरेचर में 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। सो दैट डजंट मीन कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो अपनी इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा फैंसी बनाने की कोशिश करते हैं फॉर देयर सेकंड अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू क्लियर इट। वो जो ऐसे आपका फेल हो रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से नहीं हो रहा, वो आपकी टेक्निक की वजह से हो रहा है जो आप अपने ऐसे के लिए अप्लाई करते हो। क्योंकि आपने गलत टेक्निक अप्लाई की है तो आपने फेल कर दिया है। क्योंकि ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत सारी सजेशंस बहुत सारे सोर्सेज से मिलती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। उस चक्कर में आप अपने ऐसे को जो है वो क्लियरली नहीं लिख पाते हो। तो आई थिंक कि ऐसे का जहाँ तक इशू रहा है, जो मेरे साथ भी इवन की था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो टेक्निक है आई थिंक कि मैंने वो सही यूज नहीं की है। थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने टेक्निक यूज की वो कंप्लीटली आई चेंज माय स्ट्रेटजी। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने उसमें क्या किया और क्या नहीं। राइट। Am I supposed to tell that as well? So I was asking, मैं उस पे आता हूँ। So एक तो ये कि इंग्लिश आपकी आसान सिंपल होनी चाहिए। We don't have to complicate stuff, flowery, fancy, difficult और बहुत जैसे ना complex किस्म के words insert नहीं करने। So that is a myth that I've busted quite a couple of times and you can hear it from her as well. कि the simpler the better. दूसरा, I just want to know कि how do you figure out कि which strategy is right? I mean, you were following a few different strategies and then you changed it all together. Yeah, part of it. So how are you sure and confident कि यार this is the strategy that I have to follow now, जो आप recommend भी करेंगे एक beginner को कि how do they tend to decide कि यार this is what I will stick to? अच्छा, so I have been a reader. I have been reading जो आपकी fiction है, non fiction है, essays हैं, even कि रसल के essays हैं। तो I had an idea कि how to write an essay. But then I started listening to the noise around me कि नहीं, CSS की essay की तो एक special technique है। अगर exactly अगर आपने उस तरह से ना लिखा तो आप फेल कर दोगे। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू माय ओन सेल्फ दैट यू नीड टू बी डायरेक्ट एंड ऐसे वो पूरा जो वर्ल्ड वाइड है उसका एक ही टेक्निक है जिस तरह से ऐसे को लिखा जाता है। आई स्टार्टेड प्लेइंग इनटू दैट होल थिंग एंड आई in my third attempt, because it was my last attempt, so I did not listen to anyone. Obviously आपका जब last attempt होता है तो you do not risk it. फिर जब आपको अपनी instinct जो बात कह रही होती है you go with it. और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि क्योंकि मैं अपना जॉब भी साथ साथ कर रही थी तो आई वाज राइटिंग कॉलम्स। ठीक है। कॉलम क्या होता है कि आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं 800 वर्ड्स में, और उसके बाद आपका एक कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, और उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का एक आप कह लें कि पैटर्न है, स्टाइल है। आई यू नीड टू स्टिक टू दैट। अब आपने इंट्रोडक्टरी अगर पैराग्राफ लिखा है वो बहुत छोटा सा होता है, कुछ सेंटेंसेस का होता है, तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हर कॉलम में तकरीबन सेम ही तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाएगा आपके आप व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर्मेट वही होता है एग्जैक्टली। मेन बॉडी पैराग्राफ में आप जो भी आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके साथ साथ एक एविडेंस देते हैं जिसको
हम कैंडिडेट स्पेशली रेफरेंसेस कहते हैं, एग्जांपल्स कहते हैं, केस इन पॉइंट कहते हैं, वो आर्गुमेंट्स को आपका एविडेंस होता है, वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी, एवरीथिंग दैट यू से शुड बी बैक्ड एंड सब्सटेंशिएटेड बाय an evidence, exactly. True. And then there is a conclusion paragraph as well, जिसमें आप sum up करते हो whatever you have said in the whole essay, yeah, no in the new whole idea. No new idea, and that is where हमें लगता है कि शायद कंक्लूजन में हम कुछ नई चीज दरियाफ्त करके सामने ले आएंगे, तो एग्जामिनर कहेगा ओके, he has come up with That's a solution. Actually a big mistake candidates big tend mistake. to make. I mean, you're not supposed to give a solution. You're supposed to conclude your whole essay in your conclusion paragraph. वही strategy, because I have been writing a lot, columns, blogs. वही strategy मैंने अपनी instinct की मान के to the point रह के, वही एक टेक्निक है जो आपकी introductory paragraph से conclusion के paragraph से आती है, वही मैंने दोबारा replicate की अपने essay exam में, and I managed to. So again, there is no rocket science. You have to stick to the basics. और basically अंग्रेजी simple लिखें, टॉपिक को डिकोड ठीक करें, एंड आई थिंक यू आर फाइन। लोग असल में ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एक्स्ट्रा गार्निशिंग के चक्रों में दे टेंड टू स्क्रू अप द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, राइट? सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आपका कॉम्बिनेशन काफी अनकन्वेंशनल है। आई मीन यू ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, जो कि स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो पहले तो बताएं कि आपका ऑप्शनल्स क्या थे, और आपका प्राइमरीली और देखने वाले के लिए क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए? हाउ डू यू डिसाइड, सिंस आपने तीनों अटेम्प्ट्स में आई एम अज्यूमिंग सेम ऑप्शनल्स रखे एंड यू डिड नॉट चेंज, सो इसमें क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रेटजी या अप्रोच थी? पहले सब्जेक्ट्स बता दें एंड देन यू कैन से कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अच्छा, नाउ कैंडिडेट्स जो हैं वो सोचते हैं कि हम ऑप्शनल्स, क्या कोई ट्रेंड है जो हमें फॉलो करना चाहिए? ये एक मिथ है, कोई ट्रेंड नहीं होता है। आपको अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि आपको इस ऑप्शनल को पढ़ते हुए मजा आएगा, यू विल एंजॉय स्टडीइंग इट, because the more you enjoy it, the more you will be able to represent it. करे आपके साथ। Exactly, represent it on your answer sheet जब आप एग्जाम के दिन करेंगे। Because एक बार ये हुआ था मेरे एंथ्रो के पेपर में कि वो पैटर्न के बिल्कुल बगैर आ गया, लाइक उसने पैटर्न को ब्रेक करके एक पेपर आ गया एंथ्रो का, तो सारा हॉल उठना शुरू हो गया। बट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन एंथ्रो, आई कुड टैकल दोज क्वेश्चंस। वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, बट बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी इंटरेस्ट था एंथ्रोपोलॉजी में, तो आई मैनेज टू क्लियर दैट एग्जाम एज वेल। तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया आपका एप्टीट्यूड और आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी मेरे 3 अटेम्प्ट्स हैं और तीनों में ही डिफरेंट रिटन स्कोर आया है, सो इट नेवर टेल्स यू कि विच सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग। हाँ, टारगेटिंग होती है सब्जेक्ट्स की, जैसे किसी अब 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टारगेट हो गया, 25 में कोई और सब्जेक्ट्स हुए हैं, लेकिन वो आपको पहले ही नहीं पता होता। वो आपका एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट होना है। सो दैट्स अगेन जो मैं एक बात कहती हूँ कि लक इज अ वेरी ग्रेट एंड बिग फैक्टर, वो यहाँ पर आता है। तो वो एक एजुकेटेड गेस अंदाजा नहीं लगा लेता बंदा किस तरह के सब्जेक्ट्स इस अटेम्प्ट के लिए सेफ होंगे, नहीं होंगे? एंड आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं जो समझ रहा हूँ कि यू प्योरली लिसन टू योर हार्ट, कि जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, आई एम गोना स्टिक विद दोस सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऊपर नीचे होते हैं। एंड आई थिंक यू witness that in your successive attempts कि आपका जो written score है वो vary किया है, which means there is some factor of scoring trend, if I may call it. Scoring trend में वही कह रही हूँ कि yes there is a scoring trend, लेकिन you never know कि इस साल कौन से सब्जेक्ट हिट होने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंट अगर मेरा कोई एक सब्जेक्ट है, किसी ने कोई अटेम्प्ट दिया और उसके एक ऑप्शन में बहुत फजूल मार्क्स हैं बिकॉज ही टारगेट हो गया ना सब्जेक्ट, वो चेंज कर लेता है, कोई और ऑप्शनल रख देता है फॉर हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट इफ जो उसने न्यू ऑप्शनल पिक किया है वो इस बार टारगेट हो जाए और जो पहला आपका ऑप्शन था वो टारगेट ही ना हुआ हो, राइट? तो इट्स ऑलवेज रिस्की। बिल्कुल। अच्छा, एक मिथ है कि मुझे सीएसएस क्वालिफाई करने के लिए पता नहीं कितने मेंटोर्स या एकेडमीज के पास जाना है, हैव टू अटेंड द फैंसीएस्ट ऑफ क्लासरूम्स, या वहां जाके मैंने उधर वो करना है। सो एज अ बिगिनर, एज समबडी हु कैन नॉट अफोर्ड बहुत हाई एंड मेंटोरशिप या इंस्टीट्यूट्स, उसके लिए क्या सजेशन है? क्या उसके लिए सीएसएस डुएबल है? बिकॉज आई मीन, इज मनी रियली अ फैक्टर व्हिच डिटरमिन्स वेदर यू विल एंड अप क्वालिफाइंग और नॉट? सो टू ऑल दोज हु आर वाचिंग and who maybe cannot afford to pay that much, उनके लिए आपका क्या suggestion होगा? Is it doable? And if yes, how to go about it? It is doable. To all those candidates who are listening right now, जिनके पास financial resources नहीं है, please ये ना सोचें कि आपको
मनी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप सीएसएस नहीं कर सकते। सीएसएस डज नॉट रिक्वायर एनी मनी फ्रॉम यू। आपके पास जो रिसोर्सेज आपके हाथ में मोबाइल फोन पे अवेलेबल हैं, यू कैन अवेल देम, यू कैन स्टडी। अब उसके क्या होता है कि बिगिनर जो होते हैं बड़ा कंफ्यूज होता है कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, हाउ टू गो अबाउट देम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफपीएससी की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करें सीएसएस का, बिल्कुल, जो फ्री में अवेलेबल है। वहां पर आपको टैक्सेस चार्जेस तो नहीं पे करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली यू आप एक बार डाउनलोड करते हो, कंपल्सरीज के आपके टॉपिक्स पता चल जाते हैं, अच्छा ये टॉपिक्स हैं, फिर आपको ऑप्शंस के टॉपिक्स पता चल जाते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एक दो बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो लेकिन भी लिखी हुई है वहाँ पे सजेस्टेड वो भी रीडिंग्स में। सजेस्टेड रीडिंग में लिखी होती हैं। लेकिन ज्यादातर अब क्योंकि जमाना बदल गया ना, 2016 का एक सिलेबस आया था, आपके अपलोड हुआ या था। अब देखिए आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे, हर एक टॉपिक पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा ही है। आपने एक टॉपिक को अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, उसके लिए तो कोई किताब रिक्वायर्ड ही नहीं है। वो तो आपका करंट अफेयर्स जो भी 2020, अगर 26 का कैंडिडेट है तो 25 में जो जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वही उसको पता होनी चाहिए। उसने न्यूज़पेपर में रीड किया है, किसी मैगजीन में रीड किया है, और अकेडमीज की तो ऑब्वियसली हर मंथली एक मैगजीन आउट होता है, आप उसमें देख लो, आप किसी और मैगजीन में देख लो, आप यूट्यूब से देख लो, कई देयर आर वेरियस रिसोर्सेज। कोई समिट हुआ है, आपने नोट्स बना लिए कि समिट में ये डायलॉग हुआ है। YouTube is your biggest learning platform. It is your biggest learning. I think डिजिटल मीडिया आप सबको एक्सेसिबल है इस एज में, तो आप अपने सारे टॉपिक्स उसी से कवर करो, आप अपने नोट्स बनाओ हर टॉपिक पे, एंड देन यू अपीयर फॉर योर एग्जाम, एंड दैट इज योर स्ट्रेटेजी, दैट इज योर रिसोर्सेज। आपको यहाँ पर मनी रिसोर्सेज इन सब के बगैर इजीली पॉसिबल है। तो थोड़ी सी गाइडेंस, मेंटरशिप किसी सीनियर दोस्त या जानने वाले से लेके, एंड देन यू नो व्हाट टू फॉलो। आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, आपको बुक्स भी दी हुई हैं, यूट्यूब पे आप जाके रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ उनको सर्च करें, थोड़ा सा गूगल करें। आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट रेलेवेंट स्टफ जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। सो अच्छा ये बताएं मैम कि क्या एक बिगिनर को कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? आई मीन दिस इज अ वेरी बेसिक एंड एक क्लीशेड क्वेश्चन है कि सीएसएस की तैयारी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड? देयर आर पीपल हु से 4 months, 6 months, 12 months, 3 years. In your case you took a lot of time. I mean and you were very resilient and you were adamant कि मैंने क्वालिफाई करना है। सो एक अच्छी तैयारी के लिए कितने आवर्स अ डे या किस तरह से हमने टाइम डिवाइड करना है, और कितने मंथ्स में हम एक डिसेंट तैयारी करके चांसेस ले सकते हैं कि हम एलोकेट हो सकते हैं? देखिए आपकी तैयारी का जो ड्यूरेशन है ना, वो डिसाइड नहीं करता कि आप एलोकेट होंगे या नहीं होंगे। ट्रू। सो तैयारी का ड्यूरेशन डज नॉट डिसाइड वेदर यू विल बी एलोकेटेड और नॉट। बिल्कुल ठीक। सबकी जर्नीज अलग होती हैं, किसी का सबके बैकग्राउंड्स अलग होते हैं। कोई अगर फॉरेन डिग्री करके आया है तो आई थिंक उसके लिए 3 महीने भी काफी है सिलेबस कवर करने के लिए। सिलेबस कवर करना है ना, अगर आपकी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द थिंग्स, ऑफ द डेवलपमेंट्स। अगर कोई साइंसेस का बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, उसके लिए अगर वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड रहा हो करंट डेवलपमेंट्स को जानने में थ्रू आउट हिज लाइफ या फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो उसके लिए 6 months भी काफी है। कोई अगर बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी डेवलपमेंट की या किसी भी चीज की, तो मे बी 1 year, but not more than that. I think 10 to 12 months is a very decent amount of time जिसमें आप एक अच्छी तैयारी करके अटेम्प्ट ले सकते हैं। और वो सिलेबस की बात हम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग तो आपने सीएसएस का कैंडिडेट क्या करता है, सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैंने भी यही किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई डेडिकेटेड अ ईयर टू माय अटेम्प्ट, जनरल रीडिंग, और उसमें मैंने आई थिंक 7 months तो सिर्फ जनरल रीडिंग की थी। मुझे लगा था कि नो हाउ लूं, अपना थोड़ा सा दिमाग खोलूं, एंड देन नैरो डाउन करके मैं सीएसएस ओरिएंटेड आ गया। तो यू स्टार्टेड विद जनरल रीडिंग एंड स्लाइटली वही आपने फनल डाउन अप्रोच यूज्ड। ओवर 50 बुक्स। वाओ। क्योंकि मैं उससे पहले फिक्शन पढ़ती थी, नॉन फिक्शन नहीं पढ़ती थी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग नॉन फिक्शन स्टार्टिंग विद पाकिस्तान पैराडॉक्स। उसके बाद मैं सिलेबस पे आई लास्ट 6 months में या 5 months में। अब वो सिलेबस में तो मुझे 5-6 महीने ही लगे ना। वो तो बाकी मेरे जो शौक था कि मुझे रीडिंग में इतना मैं इंडल्ज हो गई कि वो आप जाते जाते आपको पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गुजर जाता है, और आप यू जस्ट रीड दी स्टफ। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वायर्ड डेज है ना, वो 6 months हैं। और अगर मैक्स पे भी ले जाओ, किसी के रिटन इंप्रेशन के मसले होते हैं ना, बिल्कुल ही बेसिक रिटन इंप्रेशन का, वो आप 1 साल में अपना बिल्कुल अच्छे से करेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इंग्लिश रीडिंग जो है वो अगर आप शुरू करते हो, आप सुनते हो, सीजन्स देखते हो, मूवीज देखते हो, 1 साल बहुत मोर देन इनफ होता है टू करेक्ट योर रिटन इंप्रेशन। अच्छा, एक फैक्टर होता है कि अगर मैंने एग्जाम सीएसएस या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करना है तो मेरे पास रेलेवेंट डिग्री या बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस। और दूसरा, इन योर केस सिंस इंग्लिश आपका बैकग्राउंड था,
So maybe you did not have to work that hard to be able to produce grammatically correct English, because majority तो correct basic structure और grammar से ही सफर और struggle करती रहती है कि वो अपनी basics ही नहीं ठीक करते. So to what extent is my educational background और degree relevant अगर मैंने CSS qualify करना है? और क्योंकि आपको consciously subconsciously English का edge था, और somebody जिसकी relevant degree भी नहीं है और अंग्रेजी भी थोड़ी सी हल्की है या माठी है, तो how do they go about it? And does it even matter? Degree does not matter at all. Right. डिग्री जो है, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो अपने FAC इंटरमीडिएट में है, मैट्रिक में है, और वो सोच रहे हैं कि कौन सी डिग्री मैं ऑप्ट करूं, प्लीज CSS के लिए कोई डिग्री उसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है. CSS का जो पासिंग रेशो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड, दे आर ऑल पासिंग दिस एग्जाम. तो दैट मीन्स के डिग्री डज नॉट मैटर. डिग्री आप वही सिलेक्ट करें जो कि जॉब मार्केट में आपको further उसका So scope degree लग रहा should है. be a backup plan in As a case you backup don't plan. be a part of the service. Exactly. Then it should We should be feed realistic. you basically. We should be realistic. Yeah. तो रियलिस्टिकली आपको डिग्री हमेशा अपने आगे स्कोप को देखकर ही सिलेक्ट करनी चाहिए. बाकी जो मेरा एज है इंग्लिश का बिल्कुल है, लेकिन इंग्लिश का एक एग्जाम होता है जो आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज में, वो आपको क्लियर करना पड़ता है. मेरी इंग्लिश उससे पहले बहुत वीक थी. अच्छा. FSC बैकग्राउंड था मेरा प्री मेडिकल का. तो आप मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग और सारा कुछ, हमेशा से ऐसी नहीं थी मैं. व्हेन आई वाज अबाउट टू अपीयर इन द गवर्नमेंट कॉलेज का जो रिटन एग्जाम होता है, उसके लिए मैंने 1 साल बैठ के ना रीडिंग स्टार्ट की थी, watching seasons of movies in English, ताकि मेरा थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड हो जाए. मुझे 1 साल लगा था to completely transform myself from a person जिसको is RM की मिस्टेक्स होती थी, जो basic grammar structure, ये इस तरह की मसले, वो मुझे 1 साल लगा था उस सबको कवर करने के लिए. फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का जब एग्जाम दिया एंड आई गॉट एडमिशन इन इट. तो वो बात कि किसी का इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है तो वो कैसे क्लियर करेगा. आई थिंक वही जब आप अपनी तैयारी करते हैं 6 मंथ्स 1 साल, उसी के दौरान अपनी इंग्लिश को बेसिक से इतनी अच्छी लेकर आ सकते हैं कि आप बस एग्जाम फंडामेंटली 2 चीजें, एक CSS की तैयारी हो रही है, साथ साथ में अपनी इंग्लिश को भी ठीक करता जा रहा हूं. आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश ही लिख रहे हैं ना. बिल्कुल, उसका डुअल इफेक्ट. और आप जब कोई भी एनालिसिस कमेंट्री सुन रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली subconsciously you pick up on things. So consciously you believe if you try in letter and spirit 8 से 12 महीने में आप अपनी गलत या माठी अंग्रेजी को भी ठीक करके रिफाइन कर सकते हैं. And that is all you need, because at the end of the day you have to be able to produce simple grammatically correct English, जिसमें हमने बहुत हाई-फाई फैंसी चीजें तो लिखनी नहीं है. जितना सादा उतना अच्छा है. जितना सादा, बल्कि CSS में फैंसी वोकैबुलरी यूज करने का मतलब है फेल होना. Yeah, exactly. Please take note, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात exactly. है. अच्छा, ये बताएं, बलूचिस्तान में जनरली एक सिंबॉलिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है और अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो माय क्वेश्चन इज कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग, मतलब लड़कियों के लिए क्या CSS एक अच्छी फील्ड है क्या आपने, या वो और तरह की जिस तरह लेट्स से लुक्रेटिव प्रोफेशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, सो जनरली अवाम क्यों आए CSS की तरफ? आई मीन व्हाट इज इन इट फॉर देम, फॉर यू? जिस तरह आपने बताया कि आपका एक जिस तरह तो थोड़ा सा आपने बताया था एक इंस्टेंस हुआ था, लेकिन जनरली फॉर द व्यूअर्स एंड पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान, व्हाट्स in civil service for them? People from Balochistan and women from Balochistan and everywhere, women का सबसे ज्यादा इशू क्या होता है कि उनको ऑटोनॉमी बहुत मुश्किल से मिलती है. सिविल सर्विस आपको क्या देती है? ऑटोनॉमी देती है, रिप्रेजेंटेशन, लीडरशिप की पोजीशंस देती हैं. यू कैन वॉइस योर ओपिनियन, you can voice your concerns, you can work for the issues that you have faced all your life for the women around you. Right. अगर आप किसी भी पोजीशन में है जहां पर आपको लगता है कि I am capable of making any change, या थोड़ा सा भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, women education का कोई इशू है, आपको किसी स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, you can do wonders with it. Right. This position, right. Men can do wonders with it, तो women तो obviously can. और जो इश्यूज हमारे पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड हैं, जेंडर गैप के इश्यूज हैं इतने सारे, तो आई थिंक कि सिविल सर्विस में विमेन का आना दे शुड डू इट. लेकिन उसके साथ ना एक इशू ये है कि बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग, CSS, women out there, I know कि उसके पर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी की तरफ से कि आप प्लीज सेटल हो जाओ, इस तरह का, कि आपको कभी नहीं पता, यू नेवर नो whether you will pass this exam this time, next time, you never know. आपको हमेशा कुछ ना कुछ साथ में और करते रहना चाहिए, चाहे वो आपकी डिग्री हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, लेकिन आप साथ साथ कुछ ना कुछ करो, बैकअप प्लान भी रखो अपना. इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होगे कहीं ना कहीं.
सिविल सर्विस में So भी your इंशाल्लाह। recommendation is if you want autonomy, power, status, position of influence, एक leadership की position हो where you can voice your opinions and be an advocate of change, so this is the place for I you. won't say power, I would say authority. चलें, authority So like एक euphemistic term exactly. आपने use की है. Yeah. So I mean आपका जो influence या आपकी जो क्या कहते हैं लोगों पे impact है वो अपनी हद से ज्यादा है, like और लोगों तक और society को आप contribute कर सकते हैं. Let's put it Contribute this कर way. सकते हैं। So somebody who's just let's say concerned about money या lucrative एक career उसको career path choose करना है, so CSS क्या उसके लिए अच्छा pathway है या नहीं? It's a क्योंकि लोग normal- compare करते हैं corporate sector के साथ and then salaries के साथ. I personally think you get a lot of extra benefits and perks in civil service as well, जो कि आप शायद realize नहीं करते. So what's your take? I mean, generally in terms of money, does it suffice? Yeah, is in it terms hard? of money, it's a very normal job. It's not a lucrative job at all. I won't say that. Right. It's a very tough job as well. Right. ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इनकम है आपकी, बहुत नॉर्मल आपको, लेकिन वही बात है ना, जब आपको इतनी पोजीशन ऑफ लीडरशिप में इतनी अथॉरिटी मिलती है, इतना कुछ चेंज करने की आपको एक चाबी दे दी जाती है कि जाओ करो ये सब कुछ चेंज लेकर आओ, तो आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हो. सो आई वोंट से इट्स अ लुक्रेटिव जॉब. इफ यू लुकिंग फॉर मनी, इट्स नॉट अ जॉब दैट you should be doing. But if you looking for a meaningful job in order to create some change, more rewarding, more self-fulfilling, being able to help the community, society, exactly, contribute to the country, then this is the job that you should be looking for. Right. So talking about CSS again, एक आपने knowledge का element cover किया and then we talked about English. कहते हैं कि इस एग्जाम में written की जो है ना वो गेम है. The more you write, the more you're able to practice and उतना ही आपके ज्यादा chances हैं कि आप वो कर सके. Because one of the हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक एक और रीजन फेलियर का ये है कि लोग अपने एग्जाम्स कंप्लीट नहीं कर पाते और लोगों का टाइम मैनेज नहीं होता. लोग ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया, प्लेसी छोड़ दी, एक आधा मेजर सवाल छोड़ दिया एंड देन उनका एग्रीगेट स्कोर बहुत नीचे गिर जाता है. तो आपके ख्याल में राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज नॉलेज तो है ही है, और राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे करनी है, दिन में कितनी देर लिखना है, क्या करना है? बिकॉज एक दिन में आपके दो एग्जाम्स भी होते हैं. अब फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट आई थिंक दैट हैज चेंज्ड. बट राइटिंग के हवाले से क्या आपका सजेशन होगा कैंडिडेट्स को? आपने अभी तक पढ़ने की तो बात की, लिखने की क्या इंपॉर्टेंस? लिखना जितना ज्यादा लिख सकते हैं आप लिखें. ठीक है. अपने सब्जेक्ट्स, अपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, आई थिंक एक सब्जेक्ट के एक दो पास्ट पेपर्स तो जरूर आपको सॉल्व करने चाहिए. ठीक है. मतलब यू मस्ट डू इट, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे फाइनल डे जो एग्जाम डे है उसके अंदर, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप बहुत मेहनती और काबिल स्टूडेंट हो? उसने तो वही देखना है ना जो उसके सामने आंसर्स आए हैं. तो इफ यू डू नॉट हैव एनी रिटन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप पेजेस अपना आंसर पूरा लिख सको, सारे आंसर्स कंप्लीट कर सको, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडीइंग? तो आई थिंक कि आपको एग्जाम से पहले ही 1-2 महीने पहले मॉक्स जो हैं वो आपको देने चाहिए. मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप इवैल्यूएट करवाओ, सिमुलेशन से गुजारें सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड. उस चीज को गुजारें, स्पेशली एसे के पेपर में. There are some people who have attempted their essay in the very first go in their exam hall and they have cleared it, but it's not applicable to everyone. Especially जो बच्चे आते हैं FSC metric के background से, क्योंकि हमारा ऐसे इतना वो strong 40 नहीं है. So we need to practice, we need to get them evaluated from others. लिखें जितना आप लिख सकते हैं लिखें. और आई थिंक जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम उसमें भी काफी लिखते हैं, तो हमारी कोई ना कोई थोड़ा सा राइटिंग स्पीड इंक्रीज होती है उससे भी. अच्छा. सो मैंने देखा है कि कुछ क्वालिफायर्स को मैंने इंटरव्यू किया, उनसे गपशप लगाई, तो उन्होंने कहा यार बेसिकली सीएसएस जो है ना एक टेक्निक का नाम है, राइटिंग की टेक्निक का, व्हिच मींस कि यू हैव टू प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट योर आंसर्स इन अ सर्टेन डिजायर्ड फॉर्मेट, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर जो एफपीएससी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने करना है. फॉर इंस्टेंस आपने इंट्रो लिखना है एंड देन आपने हेडिंग्स बनानी है एंड देन उनको नीचे लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लैक से लिखनी है एंड देन जितने आप उसमें एस्थेटिकली उसको बेहतर बना सकते हैं विद इंसर्शन ऑफ मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड अदर स्टफ. सो आपके ख्याल में एक टिपिकल जो सीएसएस का फॉर्मेट है, टेक्निक है कि पेपर प्रोड्यूस कैसे करना है? बिकॉज एक्वायरिंग नॉलेज इज वन पार्ट, राइटिंग इज वन पार्ट, एंड देन बीइंग एबल टू प्रोड्यूस इट इन द डिजायर्ड फैशन जो रिक्वायर्ड है सीएसएस का, दैट इज अनदर पार्ट. तो क्या ये चीज ठीक है? आपने क्या टेक्निक फॉलो की और कितने पेजेस फॉर अ 20 मार्क क्वेश्चन शुड बी इनफ इन योर ओपिनियन? आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड विद एवरीवन हु से कि आपकी जो पेपर है, प्रेजेंटेशन, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए. इट शुड बी राइट.
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई कांट से, Yeah. लेकिन आपका एक जो रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रोड्यूस अपनी नॉलेज को जिस तरह से कर रहे हैं, इट डज मैटर। एक फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, मेन बॉडी पैराग्राफ्स है, एंड देन आप हेडिंग बना के कंक्लूजन करते हैं, एंड देन पीपल डू यूज 2 कलर्स ऑफ मार्कर्स, Right, ब्लैक और black and ब्लू, blue, yeah. ब्लैक एंड ब्लू इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही सोचो ना, एक एग्जामिनर है, वो इतने सारे पेपर्स को Yeah. स्टडी कर रहा है, ही इज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो अगर आप उसके लिए चीजें आसान बनाएंगे, वो विजुअली आप उसके लिए क्लियर बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ही वुड बी हैप्पी विद इट। And since length भी मैटर करती है, तो फॉर 20 मार्क क्वेश्चन आपने कितने पेजेस लिखे थे, या आपका एक नॉर्मल मेरा तो सवाल कितना होता 8 पेजेस होते हैं मिनिमम, ठीक है। बल्कि 8 ही रहते हैं, क्योंकि 7 to आपको 8. एक और चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि द लेंथ ऑफ योर ईच आंसर शुड बी द सेम। राइट। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपने 12 पेजेस का लिखा है, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का, दैट इज अ वे टू फिल योर अगेन। तो द लेंथ ऑफ योर ईच क्वेश्चन शुड बी द सेम। अगर 8 है तो 8 ही रहने बैलेंस चाहिए, पेपर बैलेंस पेपर होगा। इररिस्पेक्टिव अच्छा आता है बुरा आता है, क्या बिल्कुल, करना है। मिनिमम 6 लिखें आप पेजेस, मिनिमम 6 होता है, बिल्कुल 6 to 8 पेजेस। 6 to 8। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने सुने हैं कि उनका राइटिंग स्पीड इतना तेज है, या शायद वो बड़ा लिखते हैं तो 12 तक भी पहुंच जाते हैं, बट अगेन सेफ साइड यही है कि 6 to 8। सो अगर आपका 7 to 8 मार्क का एक सवाल जवाब है, तो उसमें कैन आई से कि 70% टेक्स्ट होना चाहिए और 25% 30% आपकी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और बाकी जो चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं वो होनी चाहिए हाँ। टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर, हाँ। या व्हाट शुड बी द रेशियो लाइक इन योर ओपिनियन? For me and for other candidates that I know, whatever we wrote in written, Yeah. we also presented it in a flow chart या फिर diagram to Right. make it easy for the examiner To comprehend. तो अब वो ये है Right. कि it's like 30% आपका visual factor होता है in each answer। तो the more visual it is, the more better it is, but that doesn't mean that it should come on the वो उसका कि आप उसको ही sacrifice कर दें अपने written portion को, सारा visual हो जाए। Yeah. Visual होना चाहिए पेपर को आपके। Let's talk a bit about your interview. I mean, once you qualified the written part, so interview के लिए what are the 3 important takeaways, या आपको realize हुआ कि यार these are the things that matter? Because मैंने जितने क्योंकि क्वालिफायर से पूछा है, वो तैयारी इतनी ज्यादा करते हैं, ये भी कर लो, फलां भी कर लो, ये to try to cover everything, your background, optionals, compulsories, and then only to find out कि यार उसमें से कुछ भी नहीं पूछा, सब टोकन क्वेश्चंस थे। सो सिंस आपने भी काफी क्वालिफायर्स के साथ टाइम गुजारा, आपने इंटरव्यू से गुजरा, सो मेन क्या हाइलाइट्स हैं इंटरव्यू में? व्हाट आर द 3-4 फंडामेंटल एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन? कुछ लोग कहते हैं नॉलेज तो टेस्ट हो गई, अब नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट योर कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी। सो व्हाट्स योर टेक? One thing that is your personality, I would say. They only see your personality. पर्सनालिटी में चीजें आती हैं, नॉलेज भी आपको पर्सनालिटी में ही आता है। पर्सनालिटी क्या शो करती है कि आप सुबह उठते हो, आपके हैबिट्स क्या हैं डेली, आप पढ़ते हो, आप करंट डेवलपमेंट से अप टू डेट हो या नहीं हो, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो ऑब्जर्व करने के लिए दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, और एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। सो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी कमिंग अप विद एन ओपिनियन, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अगेन ये आपको बताते हैं कि आप किन सर्कल्स में बैठते हो, कहाँ पर उठते बैठते हो, क्या बात करते हो, किस किस्म के डिस्कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट करते हो। तो ऑब्वियसली जब आपकी पर्सनालिटी एक तरह की बन जाती है तो नॉलेज भी उसके साथ ही आता है। बट टोकन क्वेश्चंस आई वोंट एग्री टू दैट, क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो 70% इट वाज अबाउट माय ओन जॉब एक्सपीरियंस, opinion based, because I worked in aerospace, so it was all about air power and space power. Wow. Okay. And I enjoyed my interview a lot. Right. और आई थिंक जितनी भी मेरी कम्युनिकेशंस हो चुकी हैं फेलो क्वालिफायर्स से, उनकी भी इंटरव्यूज हमेशा ओपिनियन बेस्ड ही रहे हैं ज्यादातर। 70% टोकन क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। वो पहले टोकन होता क्वेश्चंस था। को टैकल करने का क्या तरीका है? आई मीन यू जस्ट स्टे काम एंड पुट एंड जस्ट मेक एन एजुकेटेड गेस, हाउ टू गो अबाउट इट? No guesswork. If you don't Never know a go, question, just drop it. Just drop it with confidence. You should not be very scared about it कि आपको आया ही नहीं तो you are going to fail. टोकन इंसान encyclopedia नहीं होता है, right. And token questions are something जो कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान को आए, but you just drop it. आप 5-6 भी consecutively drop कर दो, does not matter as long as you're confident, you're calm and you're composed. Right. That matters. अच्छा, एक और चीज मैंने पूछनी थी कि आपके तैयारी के अंदर जो आप कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये जो एप्स हैं या एआई है, चैट जीपीटी है, मेटा है, आपके परप्लेक्सिटी या जो भी एक्स्ट्रा टूल्स यूज कर रहे हैं, डू यू सी दीज टूल्स एज कंस्ट्रक्टिव एरियाज जहां से वो तैयारी बेहतर कर सकते हैं, या ये आपकी फर्दर डिसेबल कर रहे हैं लोगों को मेंटली, बिल्कुल जो है ना फारिग कर रहे हैं, लोग इतना डिपेंड कर रहे हैं?
candidates who are probably appearing in the coming years या तैयारी शुरू कर रहे हैं, so should they be using these apps या नहीं करनी चाहिए, और AI का आपकी तैयारी में क्या रोल था, if They should was use it there? 100%. Right. AI, generative AI, you should use it. जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है, आपके लिए अवेलेबल है, why not use it? Why shy away from it? Other बिल्कुल, candidates are using it. They are क्या कहते हैं, saving their time with it. right. आप एक रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हो 3-4 हम्म, घंटे लगा के, हम्म, आपके पीयर नहीं, एक मुकाबले का इम्तिहान है, आपको अपने टाइम को भी तो बचाना है ना। अगर आप किसी रिसर्च पेपर को AI को दे देते हो और कहते हो मुझे इस पे मेन पॉइंट्स निकाल के दे दो विच बिल्कुल, आर रेलेवेंट टू माय ओन हम्म, एरिया, हम्म, जो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो व्हाई नॉट यूज इट? हम्म, आपको बिल्कुल आई कंप्लीटली endorse this whole concept of using technology to make your life easier and rather than shying away from it. इसका रोल होता है, और मेरी भी तैयारी में ऑब्वियसली इसका रोल था, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो AI था नहीं, तो मेरे घंटे लग जाते थे एक रिसर्च पेपर को में से किसी चीज में को ढूंढने में, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी कोई एविडेंस मुझे चाहिए होता था, तो वो कॉम करना बड़ा लेंथी प्रोसेस होता था। अब मैं AI को बोल देती हूँ ये रिसर्च पेपर है, मुझे इस चीज को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, प्लीज हेल्प मी आउट विद इट, एंड right, इट डज दैट फॉर मी। right. तो आई डिड यूज इट, एंड आई थिंक ऑल ऑफ माय पीयर्स जो मेरे Great. So सराउंडिंग्स use में it wisely and constructively. कंस्ट्रक्टिवली, हाँ, अच्छा, ये नहीं करना कि आपने किसी टॉपिक को पकड़ा बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके और उसको उसको आपने AI में सोचे डाला समझे और बगैर। आपने कहा कि मुझे इस पे एक आंसर लिख के दे दो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये आपकी रिसर्च नहीं आप है। कॉन्सेप्ट्स अपने फाइन ट्यून करने के लिए, समझने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, यू कैन यूज इट बिल्कुल, कंस्ट्रक्टिवली। यू कैन यूज इट, क्योंकि और एक चीज के ChatGPT इज नॉट रिलायबल। अगर आप या उससे डेटा लेते हो विदाउट कंफर्मिंग इट बिल्कुल, टू वो अदर हेलुसिनेशंस सोर्सेज, भी होती हैं उसकी, एंड देन यू काइंड ऑफ वो तो उसको खुद क्रॉस कहता है दैट आई एम क्वेश्चनिंग्स नॉट करें। रिलायबल बिल्कुल 100%, सो बिल्कुल, यू शुड नॉट। उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है, यू शुड बी एग्जैक्टली, वेरी केयरफुल, स्पेशली जो केयरफुल। रिसर्च बेस्ड मटेरियल होता है, वो बिल्कुल, कभी कभी फेक भी कर देता ये में तो बाइस भी है ना आप, है, बायस भी है, और आपका जियो हेलुसिनेशंस हैं। पॉलिटिक्स है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, डार्क साइड और जो डाउन साइड है टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। की। अच्छा, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्या उसको अकेडमी जाना चाहिए, एक डायरेक्शन, मेंटोरशिप के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए आइडिया हो जाए? क्योंकि यूजुअली लोग जाते हैं, कुछ बहुत काफी देर पढ़ते हैं, कुछ 2 महीना डेढ़ पढ़ा, आपने भी कुछ अर्सा कहीं किया या नहीं किया, या उसके बाद क्या किया, तो डायरेक्शन के लिए, मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए और मॉक्स की वैल्यूएशन के लिए, तो यू थिंक इंस्टीट्यूट्स या अच्छे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि किप्स है या और हैं, इनका एक अहम किरदार है एक कैंडिडेट की जर्नी के अंदर? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी कामयाबी में 5 to 6% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो बिल्कुल। अकेडमी हो या कोई मेंटोर हो, कोई भी हो। इनिशियल गाइडेंस के लिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मेंटोर इन अ सेंस कि आपके सराउंडिंग में कोई CSP भी हो सकता है हु हैव वेंट थ्रू बिल्कुल, दिस कोई जर्नी, आपका सीनियर, फादर सीनियर का फादर, फ्रेंड, कोई एग्जैक्टली। फैमिली में हाँ, ब्यूरोक्रेट, वो somebody who can give you direction. यू नीड अ डायरेक्शन ओनली। हम्म, उसके लिए आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि वो Yeah. आप किस तरह से वो डायरेक्शन लेना चाहते हैं, yeah, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको 1-2 अगर सिटिंग्स हो जाएं किसी के साथ तो इट्स इनफ फॉर देम। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा दे टेक लॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द कम्प्लेक्सिटीज दैट कम्स विद इट। तो वो इंडिविजुअल चॉइस है, यू कैन डू इट योर ओन वे। इवैल्यूएशन के लिए मुझे लगता है अकेडमीज जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो इवैल्यूएशंस के बिल्कुल। लिए हैं, क्योंकि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, मॉक्स ले रही हैं आपका, यू टेक Environment दे मॉक्स, रही हाँ हैं। बिल्कुल, इन्वायरमेंट दे रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. इन्वायरमेंट देती हैं। बाकी तैयारी आपकी अपनी है, वो आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। So Nida firmly believes के सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा मेजर और क्रूशियल रोल है। बिल्कुल। डायरेक्शन स्ट्रेटजी के लिए you can consult an academy or a mentor, and then you get your write-ups evaluated, mocks दें, आप उनको चेक करवाएं, and you know, बिल्कुल, so that you बिल्कुल। know where you stand in comparison to your peers. CSIS is all about self study। Great. So last thing, what have you learned in these 3 attempts जो आपके बहुत फंडामेंटल टेकअवेज हैं इस जर्नी से? क्योंकि मैं CSS को इस तरह देखता हूँ, इट इज नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, इट इज ट्रूली अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी दैट यू नो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा रिफाइन, फाइन ट्यून, इंटेलेक्चुअली ग्रूम और आपको एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बना देती हैं, इररिस्पेक्टिव आपने सिविल सर्विस या गवर्नमेंट का पार्ट बनना है या आपने दुनिया में कोई भी काम करना है। सो जनरली पीपल लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी नैरो लेंस के जी एग्जाम के लिए तैयारी है। आई थिंक वंस यू डाइव इनटू द जर्नी यू रियलाइज कि इट हैज सो मच टू ऑफर दैट यू ट्रूली बिकम अ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड बेटर इंडिविजुअल इन एवरी कैपेसिटी। So, एक तो मुझे आपकी इस पे टेक चाहिए, दूसरा 3 साल की या 3 अटेम्प्ट्स की जर्नी में निदा आपने क्या सीखा और आपके क्लोज टू योर हार्ट व्हाट आर द फंडामेंटल टेकअवेज that you would like to tell the audience कि यार these are my takeaways
from this journey? My journey was long. It was not 3 years, but 5 years. 5 years. So I was talking 3 attempts, but of exactly, course 5 हाँ. years. What I have learned is कि इंसान के हाथ Heartfelt. में Genuinely want you to speak your heart out. इंसान के हाथ में बहुत चीजें नहीं होती हैं. जब तक खुदा ना चाहे वो होती भी नहीं है. लेकिन खुदा भी तभी चाहता है जब आप चाहते हो बिल्कुल. और आप मेहनत करते हो. मैं हमेशा कहती हूँ लक इज अ वेरी बिग फैक्टर. ये मेरा अभी भी मानना है. मुझे इस सारे अटेम्प्ट्स में सारी जर्नी. So not disregarding the role of luck. It's always there. And it's there in every other profession. लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क इज अ प्री कंडीशन. लक भी उसी इंसान पे लेकिन मेहरबान होती है जो कि हार्ड वर्किंग होता है. सो हार्ड वर्क इज अ प्री कंडीशन. लक इज अ फैक्टर बट हार्ड वर्क इज अ प्री कंडीशन. और कभी भी अपनी कामयाबी को ये समझना नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी था तो ये हो गया. नहीं, खुदा जब तक आप पे मेहरबान नहीं होगा ना, आपके साथ कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता. तो हम्बल, ह्यूमिलिटी. माई जर्नी हैज थॉट मी ह्यूमिलिटी. हम्बल, बी हम्बल. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ओहदा मिल गया है, कुछ मिल गया है, तो इसमें आप बहुत बड़े आदमी थे तो आपने कुछ बड़ा कर दिया. नहीं, खुदा मेहरबान था. हम्बल रहो, खुदा का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे दी है दैट यू कैन डू समथिंग विद इट. तो अब वही बात है कि इंसान के हाथ में सिर्फ ये होता है कि वो मेहनत करता है. बाकी खुदा की मर्जी है कि वो आपको कहाँ ले जाए, कौन सी डायरेक्शन में ले जाए. लेकिन यही है कि मेहनत करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको जरूर हासिल होगा. ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ चले जाओगे. वो कल मैंने बड़ी फेमस मजेदार कोट सुनी थी which really resonated with me कि वो कह रहा था कि try and fail instead of not trying at all. Not trying at all. So you should try, fail instead कि आप try ना करो. Try ना करो. It was a very famous fight कल वो एंड्रयू टेट और चेस की फाइट हो रही थी तो उसने बड़ा मजेदार मैसेज दिया which really struck hard कि sometimes we don't even try, we just think कि नहीं हो सकता. बल्कि सीएसएस की जर्नी में पता है क्या, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग अटेम्प्ट ही नहीं देते. सालों तैयारी के बाद भी वो अटेम्प्ट नहीं देते कि वो उनको लगता है, हौसला ही नहीं पैदा होता दैट आई विल फेल. यही तो करना है, यही तो सबसे पहला आपका स्टेप है दैट यू नीड टू ट्राई. और इसी में एक और मैसेज कहूंगा कि लाइफ इज all about taking shots, taking chances. आप 8, 10, 12, 14 chances लेंगे जिंदगी में तो एक आधा आपका जैकपॉट हिट हो ही जाएगा. अच्छा, ये सीएसएस रिफॉर्म्स के बारे में बहुत अरसे से बात सुन रहे हैं. पहले कुछ साल पहले भी हुआ था. इस दफा तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी और हमें सुनने में आ रहा है कि 27 से a lot of things are going to change. And there's a lot of confusion in the candidates and aspirants as well कि क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, हम क्या करें, अभी तैयारी करें ना करें. There is a lot of uncertainty and confusion in the air. So could you please shed light on what is actually happening या क्या चीजें unfold किस तरह से होते हुए नजर आ रही हैं आपको रिफॉर्म्स के हवाले से? रिफॉर्म्स probably 2027 के अटेम्प्ट से हो जाएगा, लाइक इम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब रिफॉर्म्स में आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं. सिंपली पुट एक एस्पायरेंट को क्या समझना चाहिए रिफॉर्म से क्या हो रहा है? रिफॉर्म्स से आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो शफल हो रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके पहले होंगे, लाइक जो अभी हमारे कंपल्सरीज और ऑप्शंस एक साथ होते हैं. द होल थिंग इज गोइंग टू चेंज, लेकिन कंटेंट वही रहेगा. तो अगर कोई 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है ना तो ही शुड बी प्रिपेयरिंग. वो अपना प्रिपरेशन करें, अभी से करें. एसे है, प्रेसी है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है. सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम. बस वो मार्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी और शफल हो जाएगा. And you will be restricted to a few groups according to your background and options. According to your backgrounds. If someone go, अब वो वाली I think अगर आपको डिग्री रिक्वायर्ड है, अगर आप साइंसेस से हैं और आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गेट डिग्रीज एज वेल. वो भी आपको भी कर लेनी चाहिए. इसके अलावा तो आई थिंक जो भी कंटेंट है वो सेम रहेगा. और सबसे बड़ी बात ये कि the number of attempts are going to increase. The good part. Good news. The age is going to increase to 35. और वो candidates जो कि अभी 3 attempts देकर और अपने age limits को cross करके disappointed बैठे हैं. Maybe it's also a silver lining to all those. अभी ये almost finalize हो गया है, सिर्फ ये पास होना है. Hopefully we should expect कि 2027 से things are going to change. Exactly. We are expecting कि 2027 से things are going to change. ये reforms implement हो जाएंगे. But that does not mean कि candidates should shy away from preparing. जो अभी वो preparations कर रहे हैं, they should do it. They should stick to it. क्योंकि content same रहेगा. So important बात ये आपकी fundamental core तैयारी वही रहेगी. Just a few minor tweaks. बल्कि आपकी attempts और वो ज्यादा हो रही हैं और 2027 के लिए अगर आप aim कर रहे हैं तो I think it's आपके लिए बेहतरी ही है. हाँ, कुछ चीजें आपके लिए restrict हो जाएंगी, but otherwise nothing is going to change as such. इतना रेडी तैयारी तो यही है, अंग्रेजी वही है, साइंस वही है, करंट अफेयर्स वही है, इस्लामिक स्टडीज, बाकी ऑप्शनल्स का क्राइटेरिया. So hopefully we will
see that happening in the coming year or 2027 से that will be live. अच्छा, lastly I want you to give some advice जो भी लोग aspire कर रहे हैं या देख रहे हैं इस वक्त आपको या इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, graduate करने वाले हैं, what should they consider, keep in mind, या what is your golden advice to them अगर वो इस जर्नी की तरफ आना चाहते हैं? जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस की तरफ आना चाहता है, आई वुड सजेस्ट कि वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर वो बैचलर्स कर रहे हैं तो इट्स सोल फोकस आपकी बैचलर्स पे ही होना चाहिए, अपनी डिग्री पे ही होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट्स क्या है। फॉर इंस्टेंस आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लो, अखबार पढ़ना शुरू कर लो। अच्छा, मैं ये करती थी, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे। कोई ऐसा करता है कि यूट्यूब पे जाके कमेंट्रीज़ देखना है कि क्या हो रहा है, क्या कौन-सी डेवलपमेंट्स। यू नीड टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ द करंट डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यू नीड टू स्टे अपडेटेड। तो वो एक लाइफस्टाइल का एक चेंज होता है जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, दिन का 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैक्स ले लिया, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। So that is the only advice that I can give you. Start reading newspaper. और अंग्रेजी थोड़ी बहुत अपनी थोड़ी सी ठीक करना शुरू कर दें साथ-साथ। अगर So for now, if they want to appear, एक ग्लोबली क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, थोड़ा सा नो हाउ लेके एक्वेंट कर लें और थोड़ा बहुत just start working on your basics. Writing basic paragraphs. You can write one paragraph in a week, in a day, up to you. लेकिन रेगुलर राइटिंग की तरफ आए, आप पेन उठाएं, पेपर उठाएं और आपको कोई भी बात का पता चला है, कोई करंट डेवलपमेंट का, आप उस पे एक पैराग्राफ लिख लें, आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका, बेसिक चीजें, वो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा लिखना। और जब आप एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे फिर आप पे बहुत सारे बर्डन एक साथ आ जाएंगे। तो आई थिंक अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, फिसी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो आप लिखना शुरू करें हल्का फुल्का थोड़ा सा, बट योर फोकस शुड बी ऑन योर डिग्री, not the CSS prep, because syllabus can be covered in 6 months maximum. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. That was Miss Nida Khattak from KP, Breaking Stereotypes. और आजकल ये बहुत जो है वो popular और एक famous personality और figure हैं. We wish her best of luck for all her future endeavors and her journey in civil service. Thank you so much. खुश रहें and maybe pray के continue to pray कि इस तरह की मजीद examples और मजीद stories हम लोग cover करते रहें. And especially for women, you know, from Pakistan and all over the world या all over Balochistan, जो civil service का part बन के एक influence और authority और एक जो है ना ability to make a change की position में आके लोगों के लिए बेहतरी ला सकती हैं. Thank you so much. I will see you in the next one. Allah Hafiz.